बनारस उत्तर प्रदेश। बनारस शहर नहीं है बल्कि इश्क के हज़ारों का सुकून है बंजारों का। हर गली हर घाट हर मंदिर अपने में इतिहास छिपाए हुए हैं। हर जगह से सुबह हो या शाम हो, यह आधी रात क्यों ना हो, चाय की महक आती है। चाय खाना, घाटे गंगा मैया और यहाँ के लोग ही यहाँ की पहचान है। सदियों से बनारस अलग ही नूर लिए बैठा है इश्क का अपने अंदर। जो देखे इसे बस देखता रह जाए। यहाँ भागती हुई जिंदगी को एक ठहराव मिलता है। बनारस की गलियों को इश्क की गलियाँ कहते हैं और हर बनारसी को महादेव का भक्त, हर कोई भगवे के रंग में रंगा रहता है। गंगा के शरण में बसा ये शहर इश्क की अनेकों कहानियाँ हर रोज़ बुनता है और संवारता है। चौबीसों घंटे महादेव का ही नाम गूंजता है। यहाँ के हर एक चौराहे पर पान खाना यहाँ के लोगों की शान माना जाता है। जितनी मीठी यहाँ की मिठाई होती है, उनसे भी ज़्यादा मीठे यहाँ के लोग और यहाँ की भाषा होती है। हर मुसाफिर को अपने लोगों जैसा मानते हैं। यहाँ के लोगों का घर यहाँ की घाटी हैं। इश्क है शहर अपने अलग दास्तां कहता है। यहाँ की सुबह गंगा स्नान और रात गंगा आरती पर ख़त्म होती है। अपनी हवा ने सुकून के लिए यह बहता रहता है। यहाँ आना कितने ही लोगों का सपना होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला अलग ही खूबसूरती लिए हैं। हज़ारों मुसाफिर आते हैं और इनका दीदार करते हैं। अपनी उलझनों को, अपनी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। लोगों की आस्था उन्हें हमेशा यहाँ वापस बुलाती है। कितने लोग आए और कितने ही खूबसूरत यादें बनाकर वापस जाते हैं। इस शहर में दस्तक देने वाले थे राजीव, ईशानी, पूजा और अंश। क्या यादें बनाते हैं ये लोग। उनकी यादें बनने से पहले किसी और की कहानी लिखी जा रही थी। सुबह के 5 बजे थे। बनारस की सुबह कुछ ज़्यादा ही खास होती है। गंगा घाट पर साधुओं की भीड़ थी। कुछ लोग भी थे जो गंगा स्नान कर रहे थे। कुछ लोग चाय की दुकानों पर बैठे बातें कर रहे थे। घाट पर बैठे कुछ लोग पेपर पढ़ रहे थे। कुछ लोग पूजा का सामान बेच रहे थे। नावें एक तरफ लगी हुई थी। महादेव के मंदिरों से शंख की आवाज़ से पूरा बनारस गूंज रहा था। यात्रियों का आना जाना तो पूरे साल लगा रहता है। धीरे धीरे अंधेरा हट रहा था और लोगों का आना जाना बढ़ रहा था घाटों पर। तभी कि घाट की तरफ बढ़ रहा था कि उसकी नज़र किसी आदमी पर गई जो घाट की सीढ़ियों पर सोते हुए पाया। देखकर किसी अच्छे से घर से था। जब वो इंसान पास आकर देखते हुए कहा, अरे ये तो विधायक जी है। राणा भैया, आप यहाँ इस तरह घाट पर क्यों सोए हैं। आदमी ने उसे उठते हुए कहा। राणा ने अपनी आंखें मीचते हुए कहा, रात को घाट पे बैठे बैठे आग लग गई। जी भैया, चाय लेंगे। मैं काका को चाय का बोल कर आता हूँ, आदमी ने कहा और पास की चाय की दुकान पर जाकर चाय बनाने को कहा। राणा उठकर नीचे आया और जय गंगा मैया कहते हुए हाथ जोड़ लिया और सूर्य को प्रणाम किया। गंगा जल से मुंह धोया और वापस से ऊपर सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। ये लीजिए भैया चाय, आदमी ने कहा और चाय का कप राणा की तरफ बढ़ाते हुए। राणा ने चाय का कप लिया और पीते हुए सामने गंगा के पानी को देखने लगा। कुछ लोग उधर से गंगा स्नान करके लौट रहे थे। राणा को देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया। राणा ने भी नमस्ते किया। आदमी अब तक वहीं खड़ा था। राणा चाय की दुकान के पास गया और कप टेबल पर रख दिया। पैसे चाय वाले की तरफ बढ़ाया। राणा भैया, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, चाय वाले ने कहा। सुबह सुबह किसी के मेहनत का हम नहीं रख सकते। भोलेनाथ के सामने शर्मिंदा करोगे क्या अब आप मुझे, राणा ने कहा और पैसे रखकर आगे बढ़ गया। आते जाते सब लोग उसे नमस्ते कर रहे थे। वो भी हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करने लगा। राणा भैया, हमारे साथ भी बैठकर चाय पी लीजिए, एक आदमी ने कहा जो बैठकर पहले से ही चाय पी रहा था। नहीं भैया, पी लिया हमने चाय, अब सीधा घर जाएंगी, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, राणा ने कहा। क्या भैया, कल रात भी घाट पर सोए थे क्या, आदमी ने कहा। हाँ, अब ये घाट और गंगा मैया ही सब है, तो इन्हीं के पास सोए थे, राणा ने कहा और आगे बढ़ गया। 80 घाट के पास ही एक मंदिर था, दुर्गा जी का। राणा ने चप्पल बाहर निकाल कर अंदर आ गया। अभी सिर्फ 1 ही 2 लोग आए थे। 7 बजे के बाद भीड़ बढ़ जाती है। तभी एक लड़की की आवाज़ पीछे से सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग सर।
राणा पलट कर देखता है, फिर कहता है, इतनी सुबह तुम यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? लड़की ने कहा। नहीं, मेरा मतलब था इतनी सुबह तुम्हारे हॉस्टल का गेट खुल जाता है? राणा ने कहा। हाँ, खुल जाता है। वैसे आप इतनी सुबह आप भी दर्शन करने आए हैं? नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा दर्शन कर लेता हूँ। लड़की ने कहा और पुजारी जी के पास आ गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगी। राणा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पुजारी ही आए और हाथ पढ़ा पर दोनों को तिलक लगाया। फिर दोनों के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। ऐसे ही जोड़ी बने रहे। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी जा चुके थे। उनसे भूल हो गई है, अक्सर भूल जाते हैं, राणा ने कहा। हमें भी लगता है। लड्डू खाएंगे? लड़की ने प्रसाद का लड्डू राणा की तरफ बढ़ाकर कहा। शुक्रिया। राणा ने लड्डू उसके हाथ से लेते हुए कहा। वैसे इन्हें पता नहीं है क्या कि आप विधायक हैं और यहाँ के? राणा लड्डू खाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। लड़की बस उन्हें ही देखे जा रही थी। इस चेहरे पर हंसी आज तक देखी नहीं थी। उसने बस जितना काम हो उतना ही मुंह खुलता था और आज ऐसे खुलकर हंसते हुए देख रही थी। कोई यकीन ही नहीं करेगा, इतने सख्त इंसान की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी। वो बस उसे ही देख रही थी। राणा ने उसे हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गई हो तुम? यहीं हो या कहीं और चली गई? वैसे आप हंस क्यों रहे थे? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आपने कुछ नहीं कहा, हमें कुछ याद आ गया था। आपने कहा था पंडित जी को पता नहीं कि हम विधायक हैं। उन्होंने भूलने की आदत है। और ये मंदिर है नेताओं का मीटिंग रूम नहीं जो ये देखे कि कौन विधायक है और कौन सीएम। अच्छा, तो यहाँ लड्डू खाए जा रहे हैं, हमें तो किसी ने याद ही नहीं किया। और मिस सुरभि, आपको यहाँ देखकर हमारा तो दिन ही बन गया। हमें भी बुला लेती, हम भी आपके दर्शन कर लेते। मेरा मतलब है देवी माँ के, हमें भी आशीर्वाद मिल जाता। रोहन ने आते राणा के पास आते हुए कहा। वो हम मंदिर आए थे तो सर भी यहाँ थे, इसलिए मुलाकात हो गई, सुरभि ने कहा, जो लड़की पहले से वहाँ मौजूद थी। ओह, ऐसी बात है तो मिल लिए सर से, अब हमें भी प्रसाद खिलाए। दर्शन तो हो गए, बस प्रसाद बाकी है। वो मिल जाता तो दिन बन जाता, रोहन ने कहा। सुरभि ने रोहन को प्रसाद दिया और कहा, सर हम चलते हैं। रोहन आपको आपके हॉस्टल तक छोड़ देगा। वैसे भी ये फ्री ही है, राणा ने कहा। नहीं सर, पास में है हॉस्टल, हम खुद चले जाएंगे। हर हर महादेव। इतना बोलकर सुरभि वहां से अकेले निकल गई। हर हर महादेव, रोहन ने लड्डू खाते हुए कहा। क्या बात है भैया, हमें भी कहते, हम भी आपके साथ मंदिर आते हैं। रोहन राणा का भाई था और उसके कामों में साथ देता था। सुरभि राणा की मैनेजर थी। वो बनारस की नहीं थी, वो लखनऊ की थी, पर यहाँ नौकरी के लिए आई थी। नौकरी उसे लखनऊ में भी मिल सकती थी, पर उस शहर में रहना नहीं चाहती थी वो। उसकी एक दोस्त जो बनारस में रहती थी, उसे अपने साथ काम दिलवाने वहाँ से यहाँ ले आई थी, पर कुछ वजह से उसे काम नहीं मिला, उल्टा मुसीबत में फंस गई। तब राणा ने उसकी मदद की, उसे हॉस्टल में एक रूम दिलवा दिया जहाँ लड़कियाँ रहती थी। कुछ कॉलेज स्टूडेंट थी, कुछ शुरबी की तरह काम करती थी। राणा ने उसे मैनेजर की नौकरी भी दी। 6 महीने से वो उसी के यहाँ काम कर रही थी। अम्मा ने तुझे भेजा है ना मुझे लाने के लिए? राणा ने कहा। हाँ भाई, आप फिर घाट पर सो गए थे, इसलिए मुझे ही आना पड़ा आपको बुलाने। भाई, आप कब तक ऐसे घाटों पर उसकी यादों में सोते रहेंगे? कब तक इस अकेलेपन में जिएंगे? जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। आपको बस कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। भूल जाइए उसे भाई, आने वाले कल के बारे में सोचिए। कैसे भूल जाऊं रोहन? और ये तू बोल रहा है? भाभी बोलता था ना उसे, और आज किसी और के साथ जीने को बोल रहा है। उससे वादा किया था ना, सिर्फ तुम ही मेरी भाभी बनोगी। उस घर में उसे हाथ पकड़कर तू ही लेकर आया था ना। बहन मानता था ना उसे। महादेव के सामने उसका साथ निभाने का वादा किया था। अगर मैं उसे बचा नहीं पाया तो उसे भुला भी नहीं सकता। और मैं उसकी यादों के साथ ही खुश हूँ। महादेव काफ़ी है मेरे लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, राणा ने कहा और सीढ़ियों से उतरकर जाने लगा।
रोहन ने दुर्गा जी की मूर्ति को देखा और कहा, आपको सब पता है ना ये कितना खुश है, लोगों के लिए जीता है, ये आंखों में देख लेता हूँ मैं इसके दर्द। रोज तड़प रहा है, घुट रहा है, बदले की आग में इसके जीने की वजह छीन ली। कब तक ऐसे रहेंगे, इसे फिर से जीना सिखा दो ना मैया। शुरभि घाटों से होते हुए पैदल अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगी। उसने लाल रंग का सूट पहना था और पैरों में चप्पल थी और उसी रंग का सेम दुपट्टा भी था। शुरभि कहाँ चली जा रही है, किसी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा। शुरभि ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी दोस्त विशाखा थी। कहाँ जाऊंगी, मंदिर गई थी, अब हॉस्टल जा रही हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगी। रोहन सर और राणा सर भी मंदिर आए थे, शुरभि ने कहा और उसके पास आई। फिर दोनों हॉस्टल की तरफ जाने लगी। हाय, रोहन सर कितने हॉट लगते हैं, बिल्कुल बवाल लगते हैं। और हैं भी। 2 दिन पहले कोई बदतमीजी कर रहा था यहीं घाट पर लड़कियों के साथ, खूब पटक कर मारा, बिल्कुल भवकाली स्टाइल में। और जब चश्मा पहनकर निकलते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। विशाखा ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। अच्छा ऐसा है क्या, राणा सर को देखा है, उन्हें देखते ही सब 2 कदम दूर रहते हैं। बनारस के लोग उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और राणा सर भी लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तो बस मुझे बेचैनी नजर आती है। क्या उस हादसे से कभी निकल नहीं पाए? क्या किसी के लिए इतना प्यार कि उसे एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते हैं? जो इंसान ही नहीं है उसकी याद में क्यों जीते हैं वो? हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जब से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया है आज तक कभी लगा ही नहीं कि वो विधायक है। हमेशा लोगों का अच्छा करते हैं, किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते। क्यों हुआ उन्हीं के साथ ये सब? क्या सब ठीक नहीं हो सकता? सुरभि ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। सुरभि बेटा, ऐसा है ना कि कुछ लोगों को बुलाना इतना आसान नहीं होता और पूरे बनारस को पता है उनकी प्रेम कहानी। हर आशिक यही बोलता है, राणा भैया ही हमारी प्रेरणा है। हर घाट पर इन्हीं की प्रेम कहानी के चर्चे हैं। अब इश्क है ही ऐसी चीज, उसका आप किसे बर्बाद कर दे कौन जानता है, पर बदले की आग कुछ ना कुछ तो जलाएगी ना। छोड़िए बातें, विशाखा ने कहा। दोनों बातें करते हुए चल रहे थे तभी विशाखा को पास की दुकानों से जलेबी की खुशबू आ रही थी। चल सुरभि, जलेबी खाते हैं, हॉस्टल में वहीं घास फूस बना है, विशाखा ने कहा और उसकी तरफ चल पड़ी। सुरभि भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों आकर एक टेबल पर बैठ गई। काफी सारे लोग थे, सब जलेबी कचौरी खा रहे थे। बनारस की सुबह ही कचौरी और जलेबी से होती है और दिन भर ये सिलसिला चलता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक चाय चलती रहती है। दोनों ने कचौरी और जलेबी लाने को कहा और तब तक चाय पीने लगे। रेडियो पर अंग्रेजी गाने चल रहे थे तभी किसी ने खाते हुए कहा, ये गाना तो तुम्हारे चाचा ने बनाया है जो सुबह से पिलो रे हो, बंद करो इसको, नहीं तो गाने के साथ साथ तुम्हें भी शांत कर देंगे। दुकान में कुछ काम करने वाले एक आदमी ने गाना बदल दिया और हंसराज रघुवंशी जी का गाना लगा दिया। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आशू हूँ तू मेरी दर्पण, तेरे होने से ही मेरी ये जिंदगी सजी है, लगी मेरे तेरे संग लागी, ओ मेरे शंकर आए। ये बढ़िया था गुरु, ऐसे गाने लगाया करो। तुम्हारे चचा जहाँ गए तक नहा है, वहाँ का गाना लगाकर मूड की आग काहे लगा रहे थे? कल से सिर्फ महादेव का गाना बजाना चाहिए। खाने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए आपसे सिर्फ भगवान का गाना बजाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें घंटे की तरह बजा देंगे। अरे भक्ति का माहौल बनाकर रखो, तुम्हारे चचा क्या बाऊजी और अम्मा को भी समझ आएंगे ये गाने। हर हर महादेव। चलते हैं। ये और कोई नहीं, रोहन ही था। विशाखा और सुरभि दोनों जलेबी खाते हुए सब सुन रहे थे। बनारस में सब अपना अलग भोकाल दिखाते हैं। विधायक के लड़के जो ठेहर, विशाख ने कहा, पर कभी सही इंसान के साथ गलत ना किया। कितना अच्छा काम भी तो करते हैं। अभी टूरिस्ट लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए रहने के लिए स्टे होम बनाने का काम शुरू किया है। अगले साल तक तैयार हो जाएगा बनकर। राणा सर की तो कोई आवाज़ भी नहीं सुन पाता। जब वो बात करते हैं कितने शांत रहते हैं, शांति से सारे काम करवाते हैं, बल्कि बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते।
सुरभि ने ये बात बड़े प्यार से बोली। विशाखा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। किस दुनिया में हो सुरभि? उनकी प्रेम कहानी से ज़्यादा उनकी लड़ाई और झगड़े फैले हैं पूरे बनारस में। अरे एक समय था जब उनके बाबा विधायक थे और ये उनके साथ काम करते थे। रोज़ किसी को मारना, पीटना, हाथ पैर तोड़ना, सर फोड़ना, हड्डियाँ तोड़ना। इन्हीं घाटों पर कितनों को पटक-पटक कर मारा होगा इन्होंने। घर में घुसकर मारते थे। दूसरी पार्टी के लीडर के बेटे को दारू के अड्डे पर बहुत मारा था। उनके आदमियों से पूरा अस्पताल भरा था। जब गुस्सा आता था ना तो आँखों में खून उतरता था राणा भैया के। अरे और मारे क्यों ना, जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की से बदतमीजी की थी उन्होंने। वो तो उसी दिन उसे जान से मारने वाले थे, पर उसका बाप सामने वाली पार्टी का लीडर था, वो इसलिए बच गया। अच्छा होता उसी दिन मर जाता, विशाखा ने कहा और पैसे देकर हॉस्टल की तरफ निकल पड़ी। सुरभि आंखें फाड़े बस उसी की बातें सुन रही थी। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? सुरभि ने विशाखा से पूछा। क्योंकि आज उसी की वजह से उनकी ये हालत है, पता है? सुरभि एक समय था जब वो एकदम अलग थी। किसी को मारना पीटना बस यही उनका काम था। जब भी उन्हें देखती ना तब वो किसी से लड़ाई करते मिल जाते। पर आज देखकर उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है कि ये वही राणा सिंह राठौर हैं जो कभी दरिंदों का खून बहाया करता था। चल अब हॉस्टल भी आ गया और इन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोच। तुम्हारे राणा सर सोच के परे हैं और जो उन्हें समझ ले ऐसा कोई मिलना मुश्किल है, विशाखा ने कहा और हॉस्टल के अंदर आ गई और दोनों अपने अपने रूम में चली गई। दोनों का रूम फर्स्ट फ्लोर पर आमने सामने ही था। क्या है इस कहानी का ट्विस्ट? आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट करके अपनी फेवरेट स्टोरी ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।